हेलो प्रिय छात्रों, पिछले सेशन में हम बात कर रहे थे कि भारत परिषद अधिनियम 1861 की जो मुख्य जो बिंदु हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से जो संवैधानिक विकास भारत के अंतर्गत किया जा रहा था उसमें भारत परिषद अधिनियम 1861 ने अपना योगदान दिया था। तो बीच में कुछ तकनीकी खामियों के कारण वीडियो रोकना पड़ गया था, तो आज हम वहीं से इसकी शुरुआत वापस से करते हैं कि जो 1861 का जो अधिनियम था वो भारत में स्थायी प्रशासनिक ढांचे की स्थापना और नागरिकों को कानून निर्माण में सहभागिता अवसर प्रदान करना तथा विधायी क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की नीति का जो बिंदु था उसका सूत्रपात इस अधिनियम के माध्यम से किया गया। तो इस प्रकार 19वीं सदी में प्रथम चार्टर होने के साथ इसमें वायसराय की वीटो की निरंकुश शक्ति और विधान परिषदों का प्रभुत्व संपन्न न होना तथा सही मायने में या सच्चे रूप में जो भारतीय हैं उनको एक सही सच्चा प्रतिनिधित्व न देना इस अधिनियम के प्रमुख दोष माने गए थे। तो औपचारिक रूप से जो कहते हैं कि भाई हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, तो उसी प्रकार यह अधिनियम भी इस प्रकार से था कि भाई भारतीयों को इसमें शामिल किया गया जिससे कि वो भी शासन प्रणाली में अपना योगदान दे सकें, लेकिन वो केवल एक दर्शक के रूप में वहाँ बैठकर इस प्रकार का अपना योगदान दे सकते थे। सही जो शासन प्रक्रिया की जो कार्रवाई हैं उसमें उनको किसी भी प्रकार से कोई भी भाग लेने का अधिकार नहीं था, बल्कि जो ब्रिटिश संसद ने अपने ही प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत बनाने की दृष्टि से और अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें गवर्नर जनरल को और निरंकुशकारी शक्तियाँ इस अधिनियम के माध्यम से सौंपी गई। तो संवैधानिक विकास में जो अगला चरण आया वो उस समय आया जब भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना हो चुकी थी और बार बार उसका ये प्रयास रहा निरंतर कि जो सुधारों की मांग का जो प्रतिफल है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि भाई सही मायने में भारतीयों को संवैधानिक सुधारों का फ़ायदा मिले। तो उन्हीं के प्रयासों से 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है वो पारित किया गया। तो इसके जो मुख्य बिंदुओं पर यदि हम देखें तो जो केंद्रीय और जो प्रांतीय परिषद हैं उनके आकार व कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया और जो प्रांतीय परिषदों के जो सदस्य हैं और केंद्रीय परिषदों के जो सदस्य हैं उनको कुछ निश्चित दशाओं जैसे सार्वजनिक हितों के विषयों पर प्रश्न पूछना तथा बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया। केवल यही अधिकार दिया गया था, जो महत्वपूर्ण जो अधिकार है जैसे मतदान करना वो उनको नहीं दिया था। तो इस अधिनियम की जो खास बात यह थी कि इस अधिनियम के माध्यम से जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो प्रथा है उसकी शुरुआत भारतीय दृष्टिकोण से पहली बार इस अधिनियम के माध्यम से हुई। तो जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है वो एक सुधारात्मक दृष्टिकोण के हिसाब से इस अधिनियम का महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन सदस्यों को मात्र विचार विमर्श करना यहाँ तक कि पूरा प्रश्न भी पूछने का अधिकार यहाँ इस अधिनियम के माध्यम से नहीं दिया गया था। और इसी कड़ी में जो अगला जो भारत परिषद अधिनियम जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है 1909 वो पारित किया गया था, जो ऐसे समय में पारित हुआ या ब्रिटिश संसद को पारित करना पड़ा कि उस समय की जो संक्रमणकालीन दौर था जिसमें कि लॉर्ड कर्जन की जो साम्राज्यवादी और प्रतिक्रियावादी जो नीतियां हैं, बंगाल का जो विभाजन है, ब्रिटिश शासकों के दुर्व्यवहार से जो आम जनमानस में जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो बड़ी तेज़ी से प्रज्वलित हो रही थी और कांग्रेस के अंतर्गत भी उस समय फूट हो चुकी थी। जो उग्र राष्ट्रवादी थे वो चाहते थे कि अब हमें सीधी या त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और प्रशासन की बागडोर या एक तरह से स्वराज हमें अब मिलना चाहिए। तो इस प्रकार के दौर में ब्रिटिश संसद ने एक रियायत के रूप में या वापस से भारतीय जनता को झांसे में लेने के लिए 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया था। तो उसके जो यदि हम महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो उनमें जो पहला है कि जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जहां पहले 16 थी अब उनको बढ़ाकर 60 कर दिया गया था और इसमें 37 जो सदस्य शासकीय और 32 सदस्य अशासकीय सदस्य थे। तो यह संख्या कुल मिलाकर 69 हो गई थी, जिसमें पदेन सदस्य भी शामिल थे।
और भारतीय परिषद तथा गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है उसमें भारतीयों की नियुक्ति का भी प्रथम बार प्रावधान किया था। इससे पहले ये नहीं था। अब इसमें यहाँ से भारतीयों को जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उनमें शामिल करना शुरू कर दिया था। और संवैधानिक रूप से जो परिषदों को पहली बार विधान परिषदों की संज्ञा यहाँ से दी जाने लगी। तो एक तरीके से यह माना जाने लगा कि जो पहले जो परिषद होती थी वो केवल गवर्नर जनरल की सहायता और विचार विमर्श के लिए नियुक्त की जाती थी। अब उनका नाम विधान परिषद कर दिया गया, जिसके माध्यम से ये लगा कि भाई कानून और विधायन की दृष्टि से अब यहाँ भारतीयों की जो क्षमता व योग्यता है वो अधिक आंकी जाएगी। लेकिन ये भी सब औपचारिक रूप से ही था, हकीकत में बात कुछ और ही थी। और इस अधिनियम का जो सबसे बड़ा जो दोष माना गया वो ये था कि पहली बार संप्रदाय के आधार पर पृथक निर्वाचन व्यवस्था को यहाँ से प्रारंभ किया गया, जिससे मुस्लिमों के लिए प्रथम मताधिकार की स्थापना यहाँ से की गई। यानी अलग से उनको मताधिकार यहाँ से प्राप्त हो गया था। और यह दोष इतना बड़ा दोष था जिसकी परिणति हमें भारत विभाजन के रूप में देखने को मिली। यानी पृथक होकर, यानी अंग्रेज़ों की जो प्रमुख नीति थी फूट डालो और राज करो की नीति, क्योंकि उस समय उग्र राष्ट्रवादी जो आंदोलन था बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा था, तो उन्होंने इसकी झलक 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों को देखने मिलने लग गई थी। क्योंकि वो अब तक ये मान रहे थे कि जो राष्ट्रवाद है वो केवल एक हिंदुओं के माध्यम से चलाया जा रहा स्वतंत्रता के लिए प्रयास था। यदि मुस्लिम भी इनसे आकर जुड़ जाएंगे तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हमें भारत को छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति के तहत इस अधिनियम के माध्यम से मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था को प्रारंभ कर यहाँ से इसकी शुरुआत कर दी, जिसकी परिणति हमें भारत विभाजन के रूप में देखने को मिली। अन्य इसकी जो बिंदु हैं उनमें जो गैर सरकारी जो प्रस्ताव है उनको लाने की प्रक्रिया यहाँ विधान परिषदों में प्रारंभ की गई। बजट पर विचार विमर्श का भी अधिकार दिया गया तथा सरकार की जो निंदा और अविश्वास प्रस्ताव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो अधिकार यहाँ नहीं दिए गए। एक अच्छी चीज़ यहाँ नई शुरुआत की गई कि जो सदस्य हैं उनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। तो इस प्रकार से विधायन की दृष्टि से यदि हम देखें तो 1909 का जो अधिनियम है वो भारतीय संवैधानिक विकास की दृष्टि से अच्छा था। क्योंकि यहाँ जो पूरक प्रश्न पूछने के अधिकार दिए गए। लेकिन जो सबसे बड़ा दोष इस अधिनियम का था वो यही था कि मुस्लिमों को जो प्रथम प्रतिनिधित्व देकर भारत में जो सांप्रदायिकता का बीज बोया और जिसकी परिणति हमें भारतीय विभाजन के रूप में देखने को मिली, वो इस अधिनियम का सबसे बड़ा दोष। और इस अधिनियम का जो अव्यवहारिक जो स्वरूप था वो इस अधिनियम के माध्यम से हमें देखने को प्राप्त हुआ। तो ये कुल मिलाकर भारत में जो संवैधानिक जो विकास है उसकी एक पृष्ठभूमि थी कि किस प्रकार से ब्रिटिश संसद ने कंपनी का जब शासन था तो क्या प्रयास किए संवैधानिक विकास की दृष्टि से, और जब शासन उन्होंने अपने हाथों में ले लिया तो तब उन्होंने संवैधानिक दृष्टि से क्या प्रयास किए थे। तो ये एक पृष्ठभूमि के रूप में समझाने के लिए हमने इन सब बातों पर विचार विमर्श किया। अब आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो कि आपके पाठ्यक्रम में है कि संवैधानिक विकास की दृष्टि से, तो एक तो भारत शासन अधिनियम 1919 जिसमें द्वैत शासन व्यवस्था जो अपनाई गई थी वो, और दूसरा 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है जिसमें कि प्रांतीय स्वायत्तता, अर्थात 1919 के जो भी अधिनियम के जो दोष थे उनको दूर करके जब 1935 का जो अधिनियम लाया गया जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता को शामिल किया गया, तो ये वो महत्वपूर्ण जो अधिनियम है जिनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही हैं। तो ये आज हमने संवैधानिक विकास की जो पृष्ठभूमि है या संवैधानिक विकास की जो कहानी है उसको हमने आज पूरा किया। अब अगले सेशन में हम भारतीय शासन अधिनियम 1919 पर पूरी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।